हम जब स्कूल के ज़माने में स्कूल पढ़ते थे, यानी कि असरी तालीम दर्स तदरीस, उस ज़माने में जो है तो हमारी दरसी किताब में एक सबक था, गांव की लाज। गालिबन ये जो है सबक, ये चैप्टर जो था तो इसको जो है तो मुंशी प्रेमचंद जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने लिखा था इसे। तो इसके अंदर यानी कि एक ऐसा था कि गांव के दो मुखिया रहते हैं या गांव के दो ज़मींदार रहते हैं, उनके दरमियान में अपना आपसी तनाज़ा रहता है और वह हर छोटी छोटी बातों पे जो है तो लड़ते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि गांव के एक मुखिया के वहाँ जो है उसकी बेटी की शादी होती है और फिर उस शादी के अंदर जो है किसी वजह से नाचाकी ना इत्तेफाकी होके अब बारात जो है तो वापस जाने की नौबत आती है कि भैया बारात जो है तो वापस जाएंगी। अब बारात जो है तो वापस जाने भी लग जाती है। जब बारात वापस जाने लग जाती है तो जो दूसरा जो उसका अपोज पार्टी वाला जो था सरपंच ने, वो गांव के मुखिया का, पटेल का या ज़मींदार का जो अपोज पार्टी वाला जो था, तो उसका एक चमचा था। उस चमचे ने आके जो है तो यानी कि गुड न्यूज़ के जैसा या फिर इनाम हासिल करने के लिए इसे कहा कि देखिए वो जो तुम्हारा सामने वाला ज़मींदार है उसकी पूरी इज्जत निकल गई, उसकी गांव की, उसकी जो बेटी की शादी के लिए जो आई थी बारात, वो बारात वापस जा रही है। वो कुछ वजह से दोनों के अंदर जो है तो झगड़ा फसाद हो गया। तो वो हंसने लगा। हंसने में उसमें ऐसा था कहानी के अंदर कि उसके अंदर थोड़ी देर में उसकी एक छोटी सी बेटी, गांव के जो ज़मींदार की जो बेटी थी, वो गुजरी। वो गुजरते ही उसका दिमाग जो है तो 90 डिग्री घूम गया। 90 डिग्री घूमने के बाद वो जो खबर लेकर आया था उसका चपरासी, उसको डांटा उसने कि अरे वो झगड़ा उसका मेरा है, ज़मीन का, जायदाद का, गांव का, पॉलिटिक्स का, मगर बेटी तो सबकी है ना। फिर वो गांव में चाहे मेरी बेटी हो या फिर किसी सफाई कामगार करने वाले की बेटी हो। इन्हें हालांकि उसमें अंदर इन्हें नत्थू करके एक अलग इन्हें लफ्ज़ था, मैं बोलना नहीं चाहता वो लफ्ज़। सफाई कामगार करने वाले की बेटी क्यों ना हो, बहरहाल वो गांव की बेटी है, गांव की इज्जत है। तो झगड़ा हमारा आपसी है, मगर ये जो है बारात जो वापस जा रही है ये गलत है। बहरहाल उस सबक के अंदर ये था कि फिर उसको जो ज़मींदार जो अपोज वाला था वो गया और फिर वो सामने वालों को जो है तो जो भी यानी उसके अंदर पहले यानी होता था उनको यानी समझाया, डराया, धमकाया। और फिर वो बारात यानी जो गई हुई बारात थी फिर से वापस आई। फिर वापस आने के बाद जो है जो दुल्हन का जो मालिक था ज़मींदार, ये जो दुल्हन का जो बाप था ज़मींदार, तो वो जो है उससे कहता है, पूछता है कि भाई ये हुआ कैसे, क्या बारात कैसे क्या वापस आ गई। तो कहे कि भाई वो जो तुम्हारा दुश्मन है ना अपोज वाला, वो वापस लेकर आया। फिर वो दौड़ा दौड़ा उस ज़मींदार के पास गया जो उसका दुश्मन था कि अरे भाई अब अपनी बेटी को विदाई के लिए नहीं चलोगे, चलो। तो ये रही कि भाई अगर बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो भी उसकी इज्जत की जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर दुश्मन की भी बेटी अगर हमारे पास आ गई, दुश्मन की भी बेटी अगर हमारे पास आती है तो उसकी भी बात को सुनी जाए। झगड़ा तो अपनी जगह होता है। गुज़श्ता दिनों जो है तो हमारे एक दोस्त थे सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब, ये बड़े जो हैं तो हमारे अच्छे हैं और हमारा जो है तो मैं इनसे आज भी दिली मोहब्बत करता हूँ। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब हैदराबाद वाले, इनसे दिली मोहब्बत करता हूँ मैं। और इन्हें कि भाई ज़ुबान से और मिजाज से या गुस्से से इख्तिलाफ़ हो सकता है, मगर इन्होंने जानबूझ के जो है तो मुझे कई जगह पर टारगेट किया। पहली बात इन्होंने ये कही कि यानी कि एक जगह बैठे थे तो उन्होंने जो है तो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करने के बाद जो है तो यार गार सिद्दीक़ अकबर करके जानबूझ के इस तरीके के फातिहा में अल्फाज लिए। इसके बाद वो बैठे। बैठने के बाद मैं उनसे एक ही बात पूछा, ये बताइए मना कि अगर आपके पीरो मुर्शिद की साहबजादी तुम्हारी ज़मीन की प्रॉपर्टी अगर आपसे मांगने आती है तो तुम उसे दोगे कि नहीं दोगे? या अगर कुछ मांगने आ गई आपके पास जो आपकी अपनी जायज़ है, दोगे कि नहीं दोगे? तो कहा कि मैं अपने मुर्शिद खाने पे, अपने पीर खाने पे, अब्दुल रशीद साहब कहते हैं, मेरे बिरादर तरीक़त अब्दुल रशीद साहब कहते हैं कि मेरे बिरादर तरीक़त
कहते हैं कि भाई मैं अपने पीर खाने पे अपना माल क्या, वो जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मैंने कहा कि अब जो तुमने कहा कि यारेगार, ये मुसलमानों का पहला खलीफा, आजकल अब्दुल रशीद साहब जो हैं बेचारे, वो उनको साइड में कर दिया। हमारे क्या नाम है, काशिफ पाशा साहब, जो बंदा नवाज सरकार की औलाद हैं, और एक डुप्लीकेट मालेगांव का जो सैयद आमीन, उसका नाम आमीन है, जिसके बारे में सिप्तान हैदर कहते हैं कि सादात नजर गर्दी से हालात हो गए, और हालात जिसके सुधरे वो सादात हो गए। उसके साथ में फ़ोटो खिंचा के न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। तो बहरहाल जो है, तो मैं यही कहता हूँ कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कल कभी हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो हम जो हैं तो क्या कहते हैं, हमारे हालात साजगार नहीं हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जलील भी हैं या रुसवाएँ, है ना भाई। हम जो हैं तो अहले बैत के चाहने वाले गरीब ज़रूर हैं, मगर जो हैं तो गलीज़ नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि तुम्हारे पीर खाने के ऊपर जो है तो अपनी पूरी संपत्ति लुटाने को तैयार हो, पूरी प्रॉपर्टी लुटाने को तैयार हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी ज़मीन, अपनी खेती, अपनी अस्थि, अपनी प्रॉपर्टी का हक का मुतालबा करने के लिए पहले खलीफा अबू बकर के पास, उनके दरबार में, उनकी कचहरी में गई थी या नहीं गई थी? और गई थी तो क्या उन्होंने उसका कुछ हक में से कुछ दिया था कि खाली हाथ लौटाया था? आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि भाई बड़ों का मामला, इसमें मैं क्यों बोलूँ। तो ये है इस्लाम की हकीकत। अब इससे आप सब लोगों को बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा कि जो है कि जो गवर्नमेंट जिसको ना अल्लाह ने नाफिज किया था ना रसूल ने नाफिज किया था, बल्कि सकीफ़ा के अंदर बैठ के एक बिदती खिलाफत कायम की गई, गासिबाना खिलाफत, और उसका पहला खलीफा अबू बकर बना। और इसने जो है तो फिर 3 दिन में जो है तो हज़रत रसूल अल्लाह की जो खेती थी, जो बाग कहते हैं, बाग लोग समझते हैं गार्डन, गार्डन नहीं भैया, खेती, अस्थि, प्रॉपर्टी, वो कई एकड़ों के अंदर फिदक की जो खेती थी, वो पूरा जो है तो फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में वहाँ लेबर जो है तो काम करते थे, और उसको जो है तो लेबरों को जो है तो वहाँ से हकाला गया, और प्रॉपर्टी को जो है तो गवर्नमेंट में जमा कर लिया गया। अब उसके बाद जब बीबी गई तो कहा गया कि भाई अम्बिया का कोई वारिस नहीं होता। तो मेरे को बताओ फिर जनाब दाऊद के वारिस सुलेमान थे या ना थे? हज़रत आदम के वारिस हज़रत ईसा थे या ना थे? हज़रत मूसा के वारिस हज़रत हारून थे या ना थे? फिर रसूल अल्लाह का अगर वरासत में कुछ नहीं छोड़ के जाते तो बताइए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद से विरासत में क्या क्या मिला था, जब अम्बिया का कोई वारिस ही नहीं होता। तो ये बड़ों का झगड़ा, छोटों का झगड़ा। अरे जो आज इस्लाम में जो जवाल है, जो हमारी तनज़्ज़ुली का सबब है, इसका सबब ढूंढिए मौलवी साहब। ये नमाज, रोज़ा, वाज, नसीहत, बयान, है ना। अभी शाबान, रमज़ान, और फिर यानी इसकी सारी फजीलतें बयान करके दुआएं मांग के लंबी चौड़ी अरबी में, उर्दू में, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। आया रमज़ान फिर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट में आएगा। तो ये तो आते जाते रहेगा। आज भी एक उर्स है, फिर एक साल बाद फिर कोई सा भी एक उर्स आता है। असल जो है, जो हमारी तनज़्ज़ुली का सबब जो है, जो हमारी कौम का जो मेयार गिरा है, ये मेयार गिरा क्यों? कि जिसका कुरान जो है, इसकी जो किताब हुदल्लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए हिदायत है, जिसका रब रब्बुल आलमीन, जिसका रसूल रहमतुल्लिल आलमीन। इस कौम की हालत ये है कि सबसे ज़्यादा जो है तो आज बैकफुट में, बैक क्लास में चली गई है। कि किसी ज़माने में यानी कि जो गैरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था निचली जात वालों के साथ,
आज उससे भी बदतर व्यवहार जो है तो इस मुस्लिम कौम के साथ सारी दुनिया में किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि रसूल अल्लाह के ख़ानदान वालों को सताया गया, और जिन लोगों ने सताया उसको जो है तो कहते हैं कि बड़ों का मामला है, चुप बैठो, इसमें मत बोलो। अगर बड़ों के मामले में ही चुप बैठना है तो फिर इबलीस से बड़ा कौन? इबलीस से बड़ा कौन? आदम और इबलीस के झगड़े में फिर इबलीस को भी बूढ़ा बोलना छोड़ दो भाई, वो भी तो तुम्हारी नज़र में 600 करोड़ बरस मुकर्रब रहा, सरदार वो मलाइका का उस्ताद रहा। फिर बड़ों का मामले में अगर बोलना ही नहीं है तो फिर इबलीस को भी मत बोलो। ये थी मुख्तसर फ़िदक की रवादात, है ना। मैंने तो वादा किया था कि मैं नहीं बोलूँगा, मगर मुझे मजबूर किया जा रहा। भाई आदमी यानी अगर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि मजबूर भी हो गया या ख़त्म हो गया। खामोशी का मतलब ये होता है कि भाई चलो जाने दो, खामोश रहेंगे, मगर खामोशी का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी का मिसयूज़ किया जाए।